Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Raj and you're watching Weekend Wanderer. And today this video is going to be a dedicated video on the highway touring capabilities of this beautiful machine, Honda Highness. Okay, ये तो कटिंग पटिंग चालू है. चलो, हम बात कर रहे थे इसकी टूरिंग कैपेबिलिटीज़ की. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इसकी सिटी कैपेबिलिटीज़ की, सिटी में कैसे परफॉर्म करती है. बट मोस्ट ऑफ द गाइज जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, उनका ये क्वेश्चन था कि सर मैं करता तो हूँ सिटी राइड, जाऊँगा तो इससे ऑफिस, लेकिन कभी कभी वीकेंड राइड भी तो लगाऊंगा, कभी कभी लॉन्ग राइड पे भी तो जाऊंगा, कभी कभी 200-500 भी करके आएंगे. तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव you a feel of how this works as a long ride companion. So for me, if you new to the channel, please subscribe to the channel because there is a lot of informative videos around Honda Highness and around the touring capabilities of this bike. I've already done multiple rides across India on this bike and solo. I've been to North Sikkim, I've been to Arunachal, Tabang, I've been to Kanyakumari, I've been to Spiti, I've been to Gujarat, all solo rides on this beautiful machine. So मैं अगर करके आया हूँ, so I think I'm in a good position to tell you about the कैपेबिलिटीज़ की लॉन्ग राइड के लिए कैसा परफॉर्म करने वाला है. द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग राइड इज़ द रिलायबिलिटी. इफ़ योर बाइक इज़ रिलायबल, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर बाइक, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप इसको ले जाके बाहर ट्रैवल कर सकते हो, कितना भी दूर जा सकते हो, सोलो जा सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, और वो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा. देन ओनली यू विल प्लान कि अभी ऐसी कोई बाइक है जो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है, तो मतलब कभी भी कुछ भी ख़राब हो रहा है, कभी भी स्पेयर जा रहा है, कभी भी कुछ ऐसा हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि क्या मैं इस बाइक को बाहर ले जा सकता हूँ, क्या मैं इस बाइक के सहारे लंबी राइड प्लान कर सकता हूँ, क्या ये भरोसेमंद है. तो फॉर दिस बाइक इफ़ आई से येस, दिस इज़ वेरी मच रिलायबल, वेरी मच ट्रस्टवर्दी. फॉर मी अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है. इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स, और मेजरली ऐसा कुछ इशू आया नहीं है. बट हाँ, अब मैं जो ये रिव्यू है इसमें दोनों बात करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही साथ, ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या कॉन्स भी हैं इसके. तो रिलायबिलिटी में ही छोटे मोटे जो मूवेबल पार्ट्स हैं वो भी आप इसमें ध्यान दो कि जाएंगे, ठीक है. अगर ब्रेक की बात करो तो ब्रेक इसके अच्छे नहीं हैं, ब्रेक घिसेंगे जल्दी. तो बट डज दैट मेक दिस बाइक अनरिलायबल? नो. मेरी हर राइड में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी. एक में ABS माल फंक्शन किया था, एक राइड में तो ब्रेक पैड्स के अंदर मेरा स्ट्रैप फंस गया था, तो पूरा ब्रेक पैड खोलना पड़ा. बट अगेन दोज पॉइंट्स डोंट मेक दिस बाइक अनरिलायबल. वो सारी छोटी मोटी इश्यूज़ हैं. एक और मुझे इशू आया था कि मेरा रिम बेंड हो गया था, तो हाँ क्वालिटी इशू है कुछ में, बट अगेन ओवरऑल बाइक ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है. जो दूसरा पॉइंट है जिस पे हम बात करना चाहेंगे इज़ दी ergonomics of this bike, the sitting comfort, the posture. Comfortable in the sense it's not only कि कितना वाइब्रेशंस एंड ऑल, इंजन रिलायबिलिटी और या फिर इंजन की जो परफॉर्मेंस है, वो जो इंजन का कंफर्ट है वो अलग है. बट ओवरऑल आपकी बॉडी को कैसा लग रहा है इस बाइक पे बैठ के, हाउ मैनी किलोमीटर्स यू कैन मंच इन, आप कितना भगा सकते हो, कितना कर सकते हो. तो जो सिटिंग पोस्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर मी दिस बाइक इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल बट नॉट विथ स्टॉक OEM सीट्स. दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ थोड़ा इशू भी है कि मुझे टेल बोन का प्रॉब्लम है. सो आई हैड टू मॉडिफाई दिस सीट एज़ पर माई रिक्वायरमेंट्स. मैंने उसमें मॉडिफाई किया है टेल बोन के लिए, स्पेसिफिक एक जगह कट मरवाया है और उसके ऊपर सीधा सीट कवर है विदाउट एनी कुशन. सो मेरा जो टेल बोन है वो हमेशा हवा में रहता है, वो कहीं रेस्ट नहीं होता है. एंड with the help of this I can ride long distances. I have tried gel seats, air seats, but nothing worked for me. So this is the only option. But again जो comfort, जब ये issue नहीं था मुझे टेल बोन का, ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ कोविड के टाइम पे, और उससे पहले जो नहीं था, तो आई डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम राइडिंग बाइक्स. तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होता था. कुछ राइड मैंने इसकी स्टॉक सीट पे भी लगाई थी, बट उस टाइम तक टेल बोन का इशू इतना सीवियर नहीं था, तो मैं कर पाया था. जैसे मैं महाबलेश्वर तक इसको लेके गया था विद पिलियन, सो उस टाइम पे कंफर्ट अच्छा था. बट
ये टेल बोन इशू के बाद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, नथिंग वाज वर्किंग, सो आई हैड टू मॉडिफाई। मैंने मॉडिफाई किया, उसके बाद फिर मैंने ऑल इंडिया राइड मारी इस पर। मॉडिफाई करते ही मैं इसको स्पीति ले गया एंड इट वर्कड अमेजिंग, माय गॉड, कोई इशू ही नहीं हुआ। अब सिटिंग पोस्चर क्या है, ये अपराइट है, आपको बहुत ज़्यादा क्रूज़र वाला एक तो फील है, तो मतलब मीटियोर का जैसा इंस्टेंस है, आपको पैर थोड़ा आगे रहेगा, वैसा इसका नहीं है। इसका जो बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत ही नेचुरल आपको एर्गोनॉमिक्स मिलेगा सिटिंग का, और हैंडल पे आपका हाथ आराम से जाएगा, न बहुत हाइट है न कम है। मेरी हाइट 5'10" है, तो उस हिसाब से मैं अपने लिए बता रहा हूँ। इसमें मैंने एक एसेसरीज़ भी लगाई है और ज़्यादा इसको कंफर्ट करने के लिए कि मैंने एक हैंडल बार राइज़र लगवाया है। हैंडल बार राइज़र मैंने कार्बन रेसिंग का लगवाया है, वो भी स्ट्रेट वाला। इसमें दो आते हैं, इंक्लाइंड एंड स्ट्रेट। आई हैव ऑप्टेड फॉर स्ट्रेट, और उससे थोड़ा सा हाइट, क्योंकि मैंने सीट मॉडिफाई करा तो मैंने सीट की हाइट थोड़ी बढ़वाई है, और उसके हिसाब से फिर मैंने हैंडल बार भी थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, तो मेरा भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ गया है। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम हाथों पे कोई स्ट्रेस नहीं आता, हाथों पे कोई लोड नहीं आता, कंफर्टेबल है सीटिंग पोस्चर। पैरों में कोई ऐसा नहीं होता कि नी बेंड किए। कभी कभी क्या होता है कि नी में आपके पेन, अगर आप बहुत कांस्टेंट 250-300 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप चलाओगे तो आपको रुक के ऐसे पैरों को खोलना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा। बट उसके भी कई आफ्टर मार्केट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो चाहो तो। लेकिन एज ऑफ नाउ द सिटिंग ergonomics is suitable for long rides, it is suitable for city rides as well, and long rides पे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। So sitting posture is thumbs up with few here and there tweaks। अगर आपको थोड़ा सा मतलब सीट मॉडिफाई करा लो और हैंडल बार राइज़र लगवा लो तो आपका सिटिंग कंफर्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। So that is the second point. Talk about is the overall speed of this bike, the cruising speed, the engine performance। तो रिलायबिलिटी के साथ आपको जो स्पीड है, जो पिकअप है, वो भी मिलता है। So this bike has 349 cc if I'm not wrong, 349 cc air cooled engine, and that gives you a very good torque and power, but the low end torque is not that much great compared to RE। ये टॉल गियरिंग है इसकी, सो टॉल गियरिंग में नुकसान है सिटी राइड के लिए, बट फ़ायदा है हाईवे राइड्स के लिए। सो यू विल गेट डिसेंट cruising speed। The good cruising speed for this machine is around 80 to 90। So 80 to 90 में आपको no jerks, no vibrations, no engine fatigue, और इंजन पे लोड है, स्ट्रेस है, ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। एंड दैट इज़ द स्वीट स्पॉट फॉर दिस मशीन, 80 to 90। और आराम से मक्खन क्रूज़ कर सकते हो 80 to 90 पे। एंड इफ़ यू वांट टू डू फ्यू लाइक दिस, अगर आपको ऐसे उठा के ओवरटेक करना है, सो दैट बाइक गिव्स यू कॉन्फिडेंस, बट यू हैव टू जस्ट डाउन शिफ्ट ऑन द सेम गियर, सिंस इट डज नॉट हैव दैट मच ग्रेट लो एंड टॉर्क। सो ऑन द सेम गियर यू कैन नॉट ओवरटेक। मतलब तीसरे पे अगर आप चाहे उठा लो, या फिर ब्रेकर आया आपने रोक के तीसरे पे उठा लिया, वैसा नहीं होगा। देन यू हैव टू प्ले विथ क्लच विच विल डैमेज योर लाइफ ऑफ क्लच, ठीक है, वो एक है इशू। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली डाउन शिफ्ट इफ़ यू आर एट रिड्यूस्ड स्पीड, बट इफ़ यू आर क्रूजिंग एट 80-90, वो टॉल गियरिंग बेनिफिट देता है आपको माइलेज आने के लिए। माइलेज पे हम अब आगे वाले पॉइंट्स में बात करेंगे, बट माइलेज आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ टॉल गियरिंग। एंड इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं आता, इंजन पे कोई लोड नहीं आता। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड क्रूजिंग, आई वाज क्रूजिंग एट 4th गियर 80-90 पे, एंड देन 5th पे मैं डालता था, बट 5th पे एज इज कुछ पावर है नहीं। 5th इज़ लाइक अ वेरी बेसिक, जस्ट that will relax the engine, that's it, but you will not get any power anything else on the 5th gear। so 4th gear पे भी आप कर सकते हो क्रूज़। 5th gear पे अगर आप डालो तो अच्छा ही है। 5th gear पे आप 90 पे 100 पे डाल के छोड़ दो तो मज़ा आएगा। so मैं अपनी कोयम्बटूर वाली राइड पे, मतलब मैं जब साउथ की राइड पे गया था, तो इसको मैंने 120 पे भी क्रूज़ कराया है। so 120 पे होता क्या है कि थोड़ा सा वाइब्रेशंस, यू गेट bit of vibrations here and there, but the bike is stable। मतलब बाइक 110 तक तो 115 तक तो ऐसा कुछ इशू नहीं देती है, और प्लांटेड रहती है, एकदम स्टेबल रहती है, एकदम लाइट रहती है, मैन्यूवर करने के लिए एकदम बढ़िया रहती है सिटी में। और 120 में भी अगर आप सिटी में नहीं चलाओगे फ़िलहाल, तो हाईवे पे अगर आप 120 पे क्रूज़ करोगे, सो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एक तो इंजन का हीट मैनेजमेंट अच्छा है, प्लस इसका जो
टूरिंग अगर आप कर रहे हो या फिर आप 110 पे कंटिन्यू 120 पे भगा रहे हो तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बस सब बोलने वाली है मतलब इंजन इतना ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, मतलब अच्छा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़िया हैं इंजन की, और आप 110 पे 120 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड एनीवेज बिकॉज द माइलेज विल ड्रॉप एंड यू विल पुटिंग योर इंजन इन लॉट ऑफ स्ट्रेस इफ़ यू कंटिन्यू डू 120 बिट्स एंड पीसेस में आप 100 110 120 करके फिर नीचे आ जाओ आराम से, तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है कि आप गए ओवरटेक किया, थोड़ा फ़न लिया, फिर आप 80-90 पे आ गए, बढ़िया है। लेकिन अगर आप बहुत, मुझे जैसा मेरे साथ इस बाइक के लिए हो गया कि अब 80-90 में बोर हो जाता हूँ, 90 पे लगा के बैठा है आदमी, कुछ करने को नहीं है साला, ना तो वाइब्रेशन है ना ही कुछ है, लगता बस बैठे हो और सोल मिसिंग हो जाती है तो आपको जो फ़न चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। So the next point I want to talk about is the mileage. So in city, as you know, this will give you around 34, 35, 32, depends on your riding style. But on highways, generally if you ride this on eco mode, so eco mode होता है 80 के ऊपर गए तो आपका eco mode ख़त्म. But again, preferably if you just ride it at the speed of 80 to 90 on 5th gear with lower RPM, मतलब बहुत स्ट्रेस में नहीं है इंजन, आराम से रिलैक्सड है, so this will give you somewhere around 38 to 40. In the better cases, अगर आपकी बाइक में पेट्रोल अच्छा है, not E20 E10 कुछ E5 पड़ा है, so this can go, the mileage can go till 42 43 also. So the economy per liter is very good even if you are riding on E20 and मेरी तो 2020 की मॉडल है तो मेरा थोड़ा सा और हालत बुरी है। Tank capacity is around 15 liters, so that will also give you a peace of mind कि when you are riding, one full tank would get you around 400 kilometers. मैं तो एक कम बोल रहा हूँ, so 400 किलोमीटर तक आराम से आप जा सकते हो with one full tank. Also this depends on the riding style, how you're riding, if you're comfortably riding, so मिलेगा आपको 400 के आसपास। So tank capacity भी 15 लीटर अच्छा है, जो कि लॉन्ग राइड्स में आपको बेनिफिशियल रहता है। कम टैंक कैपेसिटी अगर 12-13 लीटर की है या 10-12 लीटर की है तो बहुत ज़्यादा बार बार फ्रीक्वेंट आपको स्टॉप लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, वो लिमिटेशन भी हो जाती है अच्छी, बट इसकी ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं ऐसा। A bit of off-road capabilities, since this is a cruiser bike and during your long rides you often get this kind of terrain, right, where there is no roads and you have to ride in some parts like लद्दाख। अगर आप जाओगे हानले वाली रोड पे, तो अगर उमलिंगला वाली रोड पे आपको ऐसा मिलेगा, हम तो पुणे में ही ऐसा पा जाते हैं, हानले लद्दाख वाला एडवेंचर इन पुणे, what else you can get, right? Thank you Pune PCMC and PMC corporations for giving us the feel of Ladakh here in Pune. If you get this kind of road which is not leading you anywhere, then what you should do, you should restrain yourself going there. But again, ये जाने लायक है तो नहीं, पूरी रोड खोद के रखी है। क्या हो रहा है आज मेरे साथ? वाई माई गूगल इज़ फेड अप लाइक दिस। बढ़िया आपको रहेगी अगर आप हाईवे के साथ साथ ऐसे कभी ऑफ ट्रेल्स पे भी जाना चाहो, सो दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग ऑन दैट काइंड ऑफ पैच। सो आप मेरी राइड्स में देख सकते हो मैं कहाँ कहाँ इस बाइक को उतारा हूँ, सो यूल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टूरिंग कैपेबिलिटीज़। ओके, सो दैट वाज द अदर पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, अब देखो जस्ट आप बाइक लेके जाते हो ना, तो ये जो चीज़ें अभी मैंने बताई ये सब आपके दिमाग में रहती हैं, राइट, कि अगर मैं बाइक ले जा रहा हूँ तो क्या मैं थकूँगा, क्या मैं कितने किलोमीटर्स की राइड मार पाऊँगा, क्या बाइक कंफर्टेबल है, या फिर बाइक में क्या एसेसरीज़ चाहिए, या फिर माइलेज क्या देगी, कितना खर्चा आएगा, सर्विस के लिए आप सोचोगे। तो सर्विस पे बात करते हैं क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर आप ये बाइक का सर्विस इंटरवल 6000 का है,
तो अगर आप 6000 पे इसको सर्विस करा के कहीं जा रहे हो, मतलब 3 से 4000 5000 किलोमीटर पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वापस अपने शहर में आके करा सकते हो। बट इफ़ आर प्लानिंग फॉर मोर देन 6000 किलोमीटर्स, मतलब 8 से 10,000 किलोमीटर की राइड अगर आप कर रहे हो, कम मिलता है मौका, ऐसा खुश नसीबों को मिलता है। तो अगर आप ऐसी राइड कोई प्लान कर रहे हो, सो यू हैव टू देन गेट इट सर्विस एट 6000 किलोमीटर। और आई से अभी E20 की वजह से आपको तो 5000 पे करा लेना चाहिए था। So 5000 पे you should get it done. Finally, you have to get this bike serviced before you go for any ride, and the service cost, if you're not in a free labor type kind of thing, or if you're not taken the AMC, so the labor cost and service cost will around 2800 to 3000 rupees if you are not doing any major repairs. So that includes all basic minor replacement changes, oil filter, air filter. तो इस तरीके से आपका 2800 से 3000 के बीच में कॉस्ट आएगा। एंड the other con, or I'll say the other negative part about this is you'll not get service centers across India. If you are riding somewhere in Ladakh, or if you're riding somewhere in Spiti, and if you face any issues, then you'll be stuck. और उसमें आपको कोई कुछ मदद कर नहीं पाएगा, because local mechanics don't put their hands into this bike, and you don't have that kind of wide सर्विस नेटवर्क फॉर होंडा बिग विंग। बिकॉज रॉयल इनफील्ड का अगर आप देखोगे तो काजा में भी एंटर करते आपको मिल जाएगा, बट बिग विंग के साथ वो प्रॉब्लम है, यू विल नॉट गेट लॉट ऑफ सर्विस नेटवर्क्स, बट द ब्रेक डाउन्स आर इवन स्मॉलर। ऐसा कुछ बड़ा होने नहीं वाला है, बहुत ब्रेक डाउन नहीं होता है आपका, कम ब्रेक डाउन में आपकी बाइक रहती है हमेशा। एंड दैट्स द रीज़न कि इतना मेरे ख्याल से है नहीं, बट होना चाहिए। बट अगेन दिस इज़ अ ड्रॉबैक, आई से द नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क एंड द सेल्स शुड बी देयर इन एवरी सिटी, एटलीस्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इज़ द एसेसरीज यू नीड ऑन दिस बाइक टू मेक इट टूरिंग कंपैटिबल एंड रेडी। देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन गो फॉर। सबसे पहले आप सीट मॉडिफाई कर लो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। हैंडल बार राइजर्स, दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, गेट अ गुड पेयर ऑफ क्रैश गार्ड। स्लाइडर्स के साथ अगर हो पाए तो लगाओ, जाना का यू कैन ऑप्ट फॉर, दैट इज़ अ गुड वन। एंड देन बैश प्लेट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर हार्ड कोर रफ सरफेसेस देन ऑप्ट फॉर अ बैश प्लेट। नहीं तो क्योंकि होंडा का जो OEM बैश प्लेट है दैट इज़ वेस्ट, दैट इज़ यूजलेस, कोई काम का नहीं है। बट अगेन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ गुड ऑफ रोडर surface, then you should put a good bash plate also. This luggage system, इस पे आपका माउंट हो सकता है easily, तो जनरली मैं सॉफ्ट लगेज प्रेफर करता हूँ, एंड आई प्रेफर अ टेल बैग बिकॉज मुझे वो पीछे पीठ पे सपोर्ट भी मिल जाता है उससे। सो टेल बैग इज़ अ प्रेफर्ड वे फॉर मी, बट यू कैन ऑप्ट फॉर, एनी पीपल ऑप्टेड फॉर टॉप बॉक्स लगा के आप एक टेल बैग या फिर टॉप बॉक्स लगा के आप साइड में पैनियर्स के साथ, नॉट पैनियर्स एग्जैक्टली बट वो सॉफ्ट पैनियर्स जो आते हैं वो लगा सकते हो आप। सो दैट विल गिव यू अ गुड 50-60 लीटर का अगर ले लेते हो ना, सो तो आपका सही हो जाएगा, वो टूरिंग के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। You don't need anything else on this bike. I think that is the all accessories, and the major सबसे important is the light, aux light. If you are someone who drives at night, so इसकी लाइटनिंग बहुत बेकार है यार, मतलब अपनी जो सेगमेंट में सबसे ख़राब मैं बोलूँगा लाइटनिंग है इसकी। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन, लाइक कुछ भी नहीं कर सकते आप। रिलायबिलिटी तो छोड़ो ही, बहुत बुरी हालत है। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड गेट इज़ अ गुड पेयर ऑफ ऑक्स लाइट्स। राइट नाउ आई एम यूजिंग Mad Dog Scout X, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। यू कैन गो फॉर अल्फ़ा अगर आपको बहुत ज़्यादा और रोशनी चाहिए, एंड यू कैन गो फॉर LCG, बट बहुत से ऑप्शन हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू पर्टिकुलरली ऑन लाइट, बट येस the light is not that great. You have to spend few bucks, and that is going to be your primary spend. सबसे पहले वही करना है आपको खर्चा। सो लॉन्ग राइड अगर आप कर रहे हो तो आपको बेसिकली क्या क्या लेके चलना है। इस गाड़ी के साथ इतना ज़्यादा समस्या आता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेयर पे मगजमारी करना पड़े, बट स्टिल आप एक क्लच केबल,
एक का क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, ठीक है, क्योंकि गाड़ी गिरी तो बेंड हो के टूटने के चांसेस रहते हैं सबसे ज़्यादा। ये 2 चीज़ आप ले लो, एक आप स्पार्क प्लग और आप आगे पीछे का ब्रेक, ये इतना तो आप लेके ही चलो। ब्रेक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है इसके ब्रेक अच्छे नहीं हैं, या तो आप सिंटर्ड या फिर सिरामिक पे जा सकते हो। उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन जस्ट हैव अ लुक, मेरे प्लेलिस्ट में रैंडम में मिल जाएगी आपको। सो यू हैव टू चूज़ ब्रेक पैड्स अकॉर्डिंगली, बट इफ़ यू आर अगेन बैक विथ OEM तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या रोड है भाई, ओह माय गॉड। ठीक है, सो आपको ये सारी चीज़ें अपने साथ लॉन्ग राइड पे लेके जाना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, अ लॉन्ग राइड शॉर्ट वीडियो। एंड अष्टविनायक इधर है, चिंतामणि टेम्पल 100 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। हम आए हैं चिंतामणि दर्शन करने। एक वीडियो बन रही है चिंतामणि की, मतलब एक वीडियो बन रही है डेडिकेटेड, जिसमें हम पूरा अष्टविनायक घूम रहे हैं महाराष्ट्र के। तो वो वीडियो आएगी कुछ दिन में, देख लेना, वो भी सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।